के महंगाई के दौर में शिक्षा मित्र जो 10,000 पर अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं, क्या 24,000 उनका वेतनमान करने पर विचार करेगी? 2001 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी और उस वक्त इनको 1450 रुपए का मानदेय दिया जाता था। 3500 रुपए से सीधे इसको बढ़ा करके 10,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मित्रों के हित में इसको बढ़ाने का निर्णय 10,000। माननीय राकेश कुमार वर्मा जी हैं, डॉक्टर आर के वर्मा जी हैं, बताइए। वो आप अनुपूरक पूछ लीजिए, उत्तर आपके पास है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से यह प्रश्न बेसिक शिक्षा में जुड़े हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पठन पाठन की गुणवत्ता से संबंधित है। माननीय जो माननीय मंत्री जी का जवाब है नीति से संबंधित है, जिस नीति का जिक्र किया गया है, चाहे वह निपुण भारत मिशन की बात हो या टाइम एंड मोशन स्टडी की बात हो या राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की बात हो, इन सभी का व्यवहारिक और भौतिक उपलब्धता का अभाव धरातल पर दिखाई पड़ता है। और गुणवत्ता तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक छात्र और अध्यापकों का अनुपात जो भारत सरकार के शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो व्यवस्था दी गई है वह पूर्ण न हो, तब तक गुणवत्ता को सुधारा नहीं जा सकता। मान्यवर, अभी भी उत्तर प्रदेश में 42,230 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट क्वालिफाइड हैं। 1 लाख से अधिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा मित्र हैं जो लगभग 20 वर्ष से पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए। मान्यवर, दृष्टांत है, कोई अधिवक्ता वकील अगर 10 वर्ष कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो वह जज भी बन जाता है, लेकिन यह शिक्षा मित्र अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए हैं। मात्र 10,000 के मानदेय पर अपने परिवार का जीवन यापन करा रहे हैं। इनके सामने एक गंभीर संकट है। इस महंगाई को देखते हुए मान्यवर, अगर यही हालात बने रहे तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पठन पाठन में गुणवत्ता को सुधारा नहीं जा सकता है। मान्यवर, 1 करोड़ से अधिक छात्र ऐसे हैं जो अभी जमीन पर बैठते हैं। बड़े पैमाने पर ऐसे विद्यालय हैं जहां पर ना तो सुगम रास्ता बन पाया है, ना वहां पर विद्युतीकरण हो पाया है। माननीय, इसलिए डॉक्टर साहब आप प्रश्न करें। जी बस बिल्कुल, प्रश्न तो 20 सेकंड का है माननीय। आप तो 20 सेकंड में करिए ना, हम आपको 25 देते हैं, करिए। गुणवत्ता से संबंधित जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो एक आदेश आया है NCBC/07/10/10/2020 में, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 69,000 की भर्ती में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का खुला उल्लंघन हुआ है। उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 3 और उपधारा 6 का उल्लंघन हुआ है। दूसरा प्रश्न यह है कि आज के महंगाई के दौर में शिक्षा मित्र जो 10,000 पर अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं, भारत सरकार के न्यूनतम वेतनमान के बराबर क्या 24,000 उनका वेतनमान करने पर विचार करेगी? दूसरा एक छोटा सा अनुपूरक और है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन कराकर इसमें 5,844 ओबीसी और SC/ST का भी मिला देते हैं 11,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं जिनको शिक्षक बना करके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है अपने आदेश में, उसका अनुपालन कराएगी। चौथा एक छोटा सा प्रश्न है, एक साथ जवाब आ जाए। चौथा कि सभी पाठशालाओं साथ हो गया ताकि अगला प्रश्न जल्दी ले लेंगे, इसलिए चलिए आप 3 का जवाब दो। अरे नहीं, आप बोलो, ये बीच में गड़बड़ मत करिए। चौथा भी प्रश्न पूछ लीजिए ताकि हम वो चौथा चारों आ जाएंगे ना एक साथ, अगला प्रश्न लेंगे। अभी कायाकल्प की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अभी तक छात्रों को जो उनकी सुविधाएं हैं, स्वेटर है, जूते मोजे हैं, अभी तक विद्यालयों में नहीं गए हैं और ठंड का वक्त आ गया है। क्या शीघ्र उन्हें मुहैया कराने पर विचार करें? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जताई है, उनका जो मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न से हट करके काफी सारे उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और जानकारी पूछी है, लेकिन फिर भी मैं उनको आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में
शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से 2017 से पहले परिषदीय विद्यालयों की स्थिति थी, आज अगर 5 वर्ष के पिछले कार्यकाल के बाद में और इस दूसरे हमारे कार्यकाल के बाद में भी आज की हम इस स्थिति को देखें तो आज परिषदीय विद्यालयों की स्थिति काफी बेहतर स्थिति में है। कायाकल्प के अंतर्गत ऐसे मिशन कायाकल्प के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए गए 19 पैरामीटर्स पे, जिससे आज हमारे परिषदीय विद्यालय वाकई में विद्यालय कहलाने योग्य बन सके। जहां तक माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जताई कि जो शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात है वो प्राइमरी में 30 बच्चों पे 1 शिक्षक का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक का अनुपात है। इस अनुपात को हमारे पास में अभी तक हमारे विभाग में लगभग 6,28,000 से भी अधिक हमारे पास शिक्षक हैं और ये जो शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात है ये हमारे विभाग में बराबर है। इसको हम सब लोग इस अनुपात को बराबर बनाते हुए पठन पाठन के कार्य को पूरी अच्छी तरह से सुगमता के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने बात कही कि इसमें जो आपके शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों के जो उनको अनुदान दिया जाता है उसको बढ़ाने की क्या व्यवस्था है, तो शिक्षा मित्रों का अनुदान अगर मैं बताऊं तो जो 2001 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी और उस वक्त इनको 1450 रुपए का मानदेय दिया जाता था। इस मानदेय को बढ़ा करके 2200 रुपए किया गया, 2200 बढ़ाने के बाद में 3500 रुपए किया गया और 3500 रुपए से सीधे इसको बढ़ा करके 10,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मित्रों के हित में इसको बढ़ाने का निर्णय 10,000 रुपए मानदेय करने का निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लिया गया। मुझे लगता है कि हमें पठन पाठन के कार्य के ऊपर जो कि ये प्रश्न हमारा माननीय सदस्य के द्वारा पूछा गया था, आज मैं बताना चाहता हूं कि पठन पाठन के कार्य को लेकर के आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरी तरह से उसका पालन नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आज उसका पूरा पालन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों के लिए गणित की और भाषा की ज्ञान इन सारे बच्चों में हो, इस पर लेकर के एक विशेष अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश में हमारा बेसिक शिक्षा विभाग अपने पूरे शिक्षकों के साथ जिस गति के साथ आज आगे बढ़ रहा है, इस गति के साथ पिछले कभी भी किसी भी कार्यकाल में इस तेजी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं हुआ है और आज पठन पाठन का कार्य बहुत बेहतर से हो रहा है और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग हमारे विभाग में पढ़ने वाले 1,91,00,000 बच्चों के भविष्य के साथ उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम सब लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मान्यवर ये जो अनुपात है माननीय मंत्री जी ने बताया कि वो पूरा है, लेकिन मान्यवर कई सब्जेक्ट होते हैं जिनको अलग अलग टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से एक तो ये जानना चाहूँगा कि उस विषयवार जानकारी देने के लिए उसके अनुपात में शिक्षक की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे। दूसरा सवाल एक और है मान्यवर जो सबसे अहम है। मैं गया विद्यालय में, कई विद्यालयों में गया, पता लगता है कि शिक्षकों की प्राय मीटिंग होती रहती है, उनको गैर शिक्षण कार्य भी दिए जाते हैं, जैसे वोटर लिस्ट बनाना से लेकर तमाम अन्य कार्य, जिसके कारण वो उसी में व्यस्त हो जाते हैं और उसका परिणाम है कि मान्यवर शिक्षक की जो प्राइमरी हमारा विद्यालय है उसमें लोग जिनकी भी सामर्थ्य है कुछ ज़्यादा उनके जेब की, वो उसमें अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, जबकि सारे पुराने समय में जितने भी हमारे देश के चाहे वो वैज्ञानिक हों, जो भी लोग हैं, IAS अफसर हों, वो प्राइमरी एजुकेशन का प्राइमरी विद्यालयों से पढ़कर ही बने। लेकिन आज उसकी स्थिति उस तरह से नहीं रह गई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षकों से गैर शिक्षण का कार्य लिया dans है, क्या उस पर उससे उनको मुक्ति देने का काम करेंगे? ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों से नॉन एकेडमिक वर्क को कराया जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले समय में जिस तरह की स्थिति थी
कि शिक्षकों को अधिकतर नॉन एकेडमिक वर्क के से ही जोड़ा जाता था और पठन पाठन के कार्य में उनको पढ़ाने के लिए कम समय मिलता था। अब इस तरह की स्थिति प्रदेश में नहीं है, इसको पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया गया है। अब ना के बराबर किसी भी शिक्षक से कोई भी नॉन एकेडमिक वर्क में उनको एंगेज किया जाता है और शिक्षकों का पूरा समय पठन पाठन के लिए लगे, इसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ध्यान प्रश्न संख्या 2 श्री अतुल प्रधान। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है